हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे हम इन चीज़ों को। और आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, यह वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और जो अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनईपी 2020 में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जानने के लिए, जैसे कि आगे आने वाले समय में जो शिक्षक भर्ती होने वाला है या टीईटी होने वाला है उसमें भी बड़ा बदलाव किया जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जैसा कि आपको पता है कि टीईटी अभी सिर्फ ईयर्थ क्लास तक टीचर बनने के लिए ज़रूरी है। अगर आप कक्षा 8वीं तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो टीईटी अनिवार्य था आपके लिए। यूपी टेट, सी टेट, कोई भी टेट आप क्वालिफाई करते तब आप एलिजिबल होते। लेकिन आने वाले समय में 10th क्लास तक अगर आप शिक्षक बनेंगे तो आपको टीईटी एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे देखेंगे हम। शुरू करते हैं एनईपी 2020 की जो शुरुआत की चीज़ें हैं। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि आज के पहले, ठीक है, आज़ादी के बाद अभी तक 3 शिक्षा नीतियाँ बनाई जा चुकी हैं। ठीक है, पहला 1968 में बना था, उसके बाद इसको अपडेट किया गया 1986 में, और 1986 में थोड़े बहुत बदलाव सुधार किए गए थे 1992 में, तो 1986 या 92 लिखा आपको मिल सकता है। इसके बाद 2020 सबसे नया वाला, ठीक है, अभी जो हाल ही में बना है। तो 3 शिक्षा नीतियां अभी तक बनाई जा चुकी हैं, आपको ये भी नोट करना है। 1968, 1986 और 2020, कुल 3 शिक्षा नीति। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। अब देखते हैं जो स्कूल सिस्टम था, पहले क्या था अभी क्या है। पहले 10+2 था, आप सभी को पता है। तो 10+2 को रिप्लेस कर दिया गया है किसके साथ? 5+3+3+4 के साथ। ठीक है, अभी जो नया एनईपी 2020 के बाद जो स्कूल सिस्टम होगा, जो ढांचा होगा, पाठ्यक्रम होगा, वो 5+3+3+4 के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, तो पहले 10+2 में क्या था कि 6 से 16 वर्ष का बच्चा 10th क्लास क्वालिफाई कर लेता है, यानी कि 6 वर्ष में उसका एडमिशन हुआ और 16वें वर्ष में वह लगभग 10th क्लास क्वालिफाई करके अगले कक्षाओं में पहुंच जाता है। फिर आगे की अगले स्टेज में 2 साल बिताएगा और 11th और 12th क्लास क्वालिफाई करेगा। ठीक है, अभी तक का स्ट्रक्चर आप सभी लोगों को पता है। अब नए शिक्षा नीति में, ठीक है, जो नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम का ढांचा है वो कैसा है? 4 स्टेज में इसको बांटा गया है। पहला फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें कि बच्चा 5 वर्ष बिताएगा। फिर उसके बाद प्रीपेटरी स्टेज है, जिसमें बच्चा 3 वर्ष बिताएगा। मिडिल स्टेज में 3 वर्ष और 4 वर्ष वह सेकेंडरी स्टेज में बिताएगा। तो 5 वर्ष, ये जो 5+3+3+4 है, एक तरह से इसको उम्र में हम देख सकते हैं। ठीक है, एज में देख सकते हैं कि 5 वर्ष में बच्चा कक्षा 2 तक पहुंचेगा, यानी कि फाउंडेशनल स्टेज में, शुरुआती स्टेज में 3 वर्ष बच्चा आंगनवाड़ी में बिताएगा। ठीक है, जब बच्चा 3 साल का होगा तो उसका एडमिशन हो जाएगा आंगनवाड़ी में, और 3 साल, 4 साल, 5 साल तक वह पढ़ेगा आंगनवाड़ी में। जब 6वें वर्ष में वह प्रवेश करेगा अपने जीवन के, तब वह कक्षा 1 में उसका एडमिशन होगा और कक्षा 1 और 2 वर्ष यहाँ बिताएगा, यानी कि कुल 3+2, 3 वर्ष आंगनबाड़ी के और 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 के। टोटल फाउंडेशनल एज फाउंडेशनल स्टेज में 5 वर्ष बिताएगा। उसके बाद प्रीपेटरी स्टेज में जब पहुँचेगा तो 3 वर्ष बिताएगा और वह क्लास 3rd से लेके 5th क्लास तक पढ़ाई करेगा। ठीक है, दूसरा स्टेज हो गया। तीसरे स्टेज में बच्चा कक्षा 6 से लेके 8 तक की पढ़ाई करेगा। 6, 7, 8, यानी कि जो 5+3 है और +3 है, ये 3 वर्ष को दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 वर्ष इसमें बिताएगा और कक्षा 6, 7 और 8 ये 3 क्लास पढ़ेगा। फिर उसके बाद कक्षा 8 के बाद वह सेकेंडरी स्टेज में प्रवेश करेगा और यहाँ पर 4 वर्ष बिताएगा। 4 वर्ष में हो गया कक्षा 9, 10, 11 और 12। ठीक है, 4 वर्ष हो गए। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो परिवर्तन, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जो 5+3+3+4 ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक तरह से एज को दर्शा रहा है 5+3+3+4। ठीक है, अब यहाँ पर जो और अच्छा बदलाव या बड़ा बदलाव कह सकते हैं, 9th क्लास से ही आपको स्ट्रीम चुनने की आज़ादी होगी। और हाँ, ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आप यूपी के स्टूडेंट्स के लिए हैं या राजस्थान के या हरियाणा के लिए, पूरे देश के लिए है, पूरे भारत के लिए है। और हो सकता है पहले से ही आपके यहाँ ये जो सिस्टम इसमें नया लागू हुआ है, हो सकता है आपके राज्य में पहले भी लागू रहा हो कुछ चीज़ें इसमें से, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है तो राज्य और केंद्र दोनों इस पर नियम बना सकते हैं। ठीक है,
तो इस हिसाब से आप समझने की कोशिश करिएगा। ये मत सोचिएगा ये तो पहले से लागू था, आंगनबाड़ी तो पहले से ही था, हो सकता है कुछ राज्यों में ना रहा हो। ठीक है, तो 9th क्लास से स्ट्रीम चुन सकते हैं आप, और 11th क्लास में आप मान लीजिए साइंस आपने चुना और फिजिक्स केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, उसके साथ आप चाहें तो कॉमर्स के सब्जेक्ट या आर्ट्स के सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट भी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। ये भी आपको नया सुविधा मिलने वाला है नए शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पूछा जा सकता है कि अभी तक कुल कितनी शिक्षा नीतियाँ बनाई गई, या क्वेश्चन आ सकता है कि पहली शिक्षा नीति कब बनी थी। ठीक है, तो 1968 में, दूसरी 1986, तीसरी 2020। ठीक है, बनी कब थी उसकी बात कर रहे हैं। और यानी पुराना जो था शैक्षणिक ढांचा कैसा था, तो 10+2 का था। नया कैसा है, नए नए में क्या है, तो 5+3+3+4। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और हाँ, यहाँ पर जो 3 वर्ष आंगनवाड़ी के, इनको शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है, तो इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ। आप सभी को पता है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल ये ऐसा एज है कि इसमें बच्चे का भाषा विकास, ठीक है, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास जिसको बोलते हैं, ये सारे विकास इसी एज में तीव्र गति से हो रहे होते हैं। तो अगर 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक बच्चा घर पर बिता देगा, सिर्फ खेलने में बिता देगा, ठीक है, वह एक व्यवस्थित तरीके से नहीं पढ़ेगा, नहीं सीखेगा कुछ नई चीज़ें, भाषा विकास उसका व्यवस्थित तरीके से नहीं होगा, तो आगे आने वाले समय में उसको बहुत दिक्कत होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे, अगर प्राइमरी में आप बीटीसी बीएड किए हुए हैं तो ट्रेनिंग करने गए होंगे। ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे खड़ी बोली बोलने का प्रयास करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें उनको दिक्कत महसूस होता है। क्यों महसूस होता है, क्योंकि शुरू जब भाषा उनको सीखना है, इंग्लिश में उनको दिक्कत होगी, हिंदी में भी दिक्कत होगी, शुद्ध हिंदी बोलने में। क्यों होगी, क्योंकि उन्होंने भाषा विकास वाले अपने एज में पढ़ाई नहीं किया है, या वो फालतू कामों में लगे रहे घर पे। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने एनईपी 2020 में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, 3 से 5 वर्ष के बच्चों को भी नए ढांचा में शामिल किया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी एनईपी 2020 में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, आगे उसको देखेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। ठीक है, जो एनईपी 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र कैसा होना चाहिए, यानी कि पढ़ाने का तरीका और जो हमारा सिलेबस है कैसा होना चाहिए, उसमें समग्र अधिगम सम्मिलित होने चाहिए। ठीक है, यानी कि संपूर्ण रूप से बच्चा उसमें कुछ सीखे, सीखने पर आधारित होना चाहिए पाठ्यक्रम और शिक्षण भी, मतलब जो हम पढ़ाएंगे एकीकृत होना चाहिए। ठीक है, आनंददायी होना चाहिए, यानी कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट भी ले, उनको मजा आएगा तभी इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, तभी सीखेंगे। रुचिकर होना चाहिए, इंटरेस्ट वही बात है, मतलब आनंददायी होगा तो रुचिकर होगा ही, जाहिर सी बात है। तो ये सारी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं, 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समग्र अधिगम, एकीकृत व्यवस्था, आनंददायी और रुचिकर। ठीक है, ये सारी चीज़ें 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को पुनर्गठित किया जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ है, आपने पढ़ा होगा एनसीएफ 2005 आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एनसीएफ 2005, तो पुनः एनसीएफ 2005 जो बना था, तो इसमें क्या है, सिलेबस निर्धारित किया गया था, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है और बहुत सारी चीज़ें। तो 2020 के बाद, नई शिक्षा नीति के बाद यह मतलब आग्रह किया गया, उसमें यह चीज़ मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिकमेंड किया गया है कि यानी एनसीएफ 2005 फिर, सॉरी, एनसीएफ जो है फिर से अपना कार्य करे, समिति बनाई जाए और एनईपी 2020 के अनुसार, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पुनः पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए, उस पर विधिवत पूरे देश से विद्वानों को लेकर एक टीम बनाकर नया सिलेबस तैयार किया जाए। ठीक है, तो ये भी चीज़ है, यानी कि एनसीएफ नया भी आएगा बहुत ही जल्द, तो 2005 पुराना हो जाएगा, तो 2005 को ही अपडेट किया जाएगा बहुत सारी चीज़ों को। और जो नया पाठ्यक्रम होगा वह किसके अनुसार होगा, आपने सभी मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि उन्होंने बच्चों के एज को डिवाइड करके, ठीक है, अलग अलग करके ही अपना नैतिक विकास, भाषा विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास का थ्योरी दिया है। तो उसके अनुसार ही जो नया ढांचा है, 3 से 8 वर्ष का बच्चा पहले स्टेज में है, यानी कि 3 से 8 वर्ष आंगनवाड़ी और कक्षा 1-2, ठीक है, फिर 8 से 11 यानी कि कक्षा 3, 4, 5,
11 से 14 यानी कि 6, 7, 8, ठीक है, और 14 से 18 यानी कि 9, 10, 11, 12, ठीक है। इस उम्र के विभिन्न पड़ावों को ध्यान में रखते हुए, उनके विकास को ध्यान में रखते हुए, अलग अलग अवस्थाओं के मुताबिक उनको उनकी रुचियों और विकास की ज़रूरतों पर समुचित ध्यान रखते हुए नया पाठ्यक्रम या नया सिलेबस, ठीक है, ये बनाया जाएगा। ये चीज़ें आप समझ लीजिए। चलिए, और बाकी यहाँ जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये चीज़ें मैंने आपको पहले पेज पर ही बता दिया है। आगे देखते हैं। अब देखिए अलग अलग स्टेज में पढ़ाई कैसे होगी स्कूल में, ठीक है। 3 वर्ष का बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करेगा तो वह क्या चीज़ें पढ़ने वाला है, और बड़ा होगा क्या पढ़ेगा, वो सारी चीज़ें देखिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फाउंडेशनल स्टेज, ध्यान रखिए, सबसे पहला स्टेज है जो कि 5 वर्ष का होगा, फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। तो 5 वर्षीय लचीले बहुस्तरीय खेल गतिविधि आधारित अध्ययन और ECCE के पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र शामिल होंगे, ठीक है। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि जो फाउंडेशनल स्टेज है, पहला स्टेज है, यह खेल पर आधारित होगा, ठीक है। बच्चों के रुचियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बच्चों को खेल के माध्यम से, ठीक है, और भी बहुत सारी गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाएगा। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज जो है वह 3 वर्ष का है, दूसरा वाला स्टेज 3 वर्ष का है, ठीक है। इस स्टेज में बच्चा 3, 4, 5, कक्षा 3, 4, 5 में रहेगा। तो जो फाउंडेशनल स्टेज की खेल खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्रीय शैली से आगे बढ़ेगी और कुछ हल्के फुल्के पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण को भी शामिल किया जाएगा। यानी कि पहले स्टेज में खेल पर, खोज पर, गतिविधियों पर आधारित होगा, और इसी को अगले स्टेज में थोड़ा सा अपडेट करके किताबें भी दी जाएंगी, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से चीज़ों को सिखाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। पहले स्टेज में खेल और गतिविधि, दूसरे में पाठ्य पुस्तक शामिल किए जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस स्टेज में पाठ्य पुस्तक के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो आपको बताना होगा प्रीपेट्री स्टेज में, ठीक है। खेल और गतिविधि के माध्यम से किस क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, किस स्टेज के, तो फाउंडेशनल स्टेज के, ठीक है। इसके बाद इस प्रकार ज़्यादा औपचारिक लेकिन संवादात्मक कक्षा शैली के जरिए अध्यापन की ओर बढ़ेगा, ठीक है, जिसमें पढ़ने लिखने बोलने शारीरिक शिक्षा कला भाषा विज्ञान गणित भी शामिल होंगे। उसके बाद आता है तीसरा स्टेज जो कि 3 वर्ष का है, यह है मिडिल स्टेज, ठीक है। मिडिल स्टेज, ध्यान दीजिएगा, मिडिल स्टेज की बात करते हैं। तो मिडिल स्टेज में भी 3 वर्ष की शिक्षा होगी। इसमें विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा विषय की अमूर्त अवधारणाओं पर, ठीक है, अमूर्त चीज़ों पर काम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए विद्यार्थियों की पर्याप्त तैयारी हो चुकी होगी। यह माना जाएगा कि मिडिल स्टेज में पहुँचते पहुँचते बच्चे को बहुत सारा ज्ञान हो चुका होगा और वह अमूर्त चीज़ों को भी सीख सकेगा, ठीक है। यह कार्य विज्ञान गणित कला खेल सामाजिक विज्ञान मानविकी व्यावसायिक विषयों में होंगे, ठीक है। हर विषय में अनुभव आधारित शिक्षण और विशेषज्ञों के आ जाने के बावजूद विषयों के बीच परस्पर संबंध देखने को प्रोत्साहित किया जाएगा। हाई स्कूल या सेकेंडरी स्टेज में 4 साल के बहुविषयक अध्ययन शामिल होंगे, जो इस स्टेज को विषय उन्मुख शिक्षा क्रमी और शिक्षण शास्त्रीय शैली पर आधारित होंगे, ठीक है। लेकिन अधिक गहराई, अधिक आलोचनात्मक सोच, जीवन आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान और विद्यार्थियों द्वारा विषयों के चुनाव को लेकर अधिक लचीलेपन के साथ होंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि 9th क्लास से स्ट्रीम चुन सकते हैं, 11th 12th क्लास में आप साइंस के साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत लचीला बना दिया जाएगा और उपयोगी बना दिया जाएगा। जैसे कि पहले क्या था, साइंस का बच्चा, उसको आर्ट्स के सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती थी, फ्यूचर में उसको दिक्कत होता था। आर्ट्स वाले बेचारे को क्या होता था कि साइंस या कॉमर्स पढ़ने में समझने में दिक्कत होता था। तो अभी क्या है कि बच्चा चाहे तो आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकता है, उसके साथ कॉमर्स पढ़ सकता है, उसके साथ साइंस पढ़ सकता है। तो बहुत लचीला व्यवस्था बना दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर फोकस किया गया है कि 9th 10th 11th 12th क्लास में बच्चों का शिक्षा व्यवस्था या पाठ्यक्रम कुछ इस हिसाब से हो कि जिससे वह फ्यूचर में उसका उपयोग कर सकें, ठीक है। फ्यूचर में जैसे कि किसी ने साइंस लिया, साइंस स्ट्रीम 11th 12th में BSc किया, उसके बाद BTC करके टीचर बन गए प्राइमरी क्लास के, तो BSc लेवल का साइंस तो प्राइमरी में पढ़ाना नहीं है, तो उनका BSc करना या
साइंस स्ट्रीम से अच्छे से पढ़ाई करना हो तो व्यर्थ चला जाता है। तो अब शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा ढांचा जो है ऐसा किया जाएगा कि जो भी आप पढ़ें फ्यूचर में उसका आप यूज़ कर सकें। आपको टीचर बनना है तो आप 12th क्लास के बाद से ही सीधे BLED में एडमिशन आपका हो जाएगा। 4 वर्ष आप ग्रेजुएशन और BEd दोनों कर लेंगे एक ही साथ, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन कर लिया है पहले तो आपके लिए 2 साल का हो जाएगा BEd। अगर आपने MA किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, MSc वगैरह किया हुआ है तो आपके लिए 1 वर्ष का BEd हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी बदली हैं। आगे देखते हैं। सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा। NEP 2020 लागू जब पूरी तरह से हो जाएगा तो सबसे पहले क्या ध्यान दिया जाएगा कि बच्चों में मूलभूत साक्षरता आ जाए और संख्या ज्ञान को तत्काल रूप से प्राप्त कर लें, ठीक है। कई मोर्चों पर किए जाने वाले तात्कालिक उपायों और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अल्प अवधि में प्राप्त किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक छात्र को कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि मूलभूत साक्षरता या संख्या ज्ञान किस उम्र तक, किस कक्षा तक बच्चे को प्राप्त कर लेना है, तो कक्षा 3री तक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था पहले कि बच्चा कक्षा 5वीं में चला गया और उसको क ख ग घ सिखाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब ये व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जब आंगनबाड़ी से वह बच्चा विद्यालय जाना शुरू करेगा तो 3री तक पहुँचते पहुँचते वह पढ़ना और लिखना भी सीख जाएगा, ठीक है। सुनना बोलना तो उसको जन्मजात आता है, पढ़ना लिखना विद्यालय में सीखता है। तो पढ़ना और लिखना जब उसको आ जाएगा तो उसी को एक तरह से बोलेंगे मूलभूत साक्षरता, ठीक है। भाषा का मान लेंगे उसको संपूर्ण ज्ञान लगभग कक्षा 3री तक हो चुका है। और मूलभूत साक्षरता आप समझ चुके हैं। संख्या ज्ञान आगे देखेंगे हम। तो शिक्षा प्रणाली को सरोज प्राथमिक 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो पूछा जा सकता है कि मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान किस वर्ष तक प्राप्त करना है, तो 2025 तक इसका लक्ष्य बनाया गया है। अब देखिए, मूलभूत संख्यात्मकता क्या है का अर्थ है दैनिक जीवन की समस्या समाधान में तर्क करने और सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को लागू करने की क्षमता। यानी कि आपको जोड़ना आ रहा है, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पे अपने नोटबुक पे, लेकिन आपसे कोई पूछ दिया कि तुम्हारे पास 20 आम थे, 3 आम तुमने इसको दे दिया, 2 आम उसको दे दिया, कितने आम बचे, बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो ऐसा अगर कंफ्यूज होता है बच्चा तो उसको हम संख्या ज्ञान नहीं मानेंगे कि उसको संख्या ज्ञान हुआ, क्योंकि वास्तविक जीवन से जोड़ना है शिक्षा को, और वास्तविक जीवन से जोड़ना है यानी कि वास्तविक जीवन में अपने ज्ञान को वह यूज़ कर सकेगा, तभी माना जाएगा कि वह पूर्ण रूप से साक्षर हुआ और संख्या ज्ञान उसको है। समझ गए? चलिए, मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN, इसका ट्रेनिंग भी हुआ था हम लोगों का, जो प्राइमरी में टीचर हैं अभी, FLN का ट्रेनिंग हुआ था और आगे भी इसको लागू, मतलब 2025 तक का लक्ष्य बनाया गया है कि ये साक्षरता और संख्या ज्ञान हो जाना चाहिए। FLN को मोटे तौर पर, FLN यानी कि यही मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को मोटे तौर पर एक बच्चे की बुनियादी पाठ पढ़ने और आधारभूत गणित के सवालों जैसे जोड़ घटाव को हल करने की उसकी क्षमता के रूप में संकलित किया गया है। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता NEP 2020 के प्रमुख विषयों में से एक है। ध्यान रखिएगा, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। आगे बहुत ही कम आपको वीडियोस मिलेंगे इस चैनल पे, लेकिन एक एक वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो टारगेट टीचर 68500 अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर अभी कर लीजिए, और हाँ, लाइक तो कम से कम कर दीजिए ताकि मोटिवेशन मिले आगे और भी बेहतरीन वीडियोज़ बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना इसका बहुत ही बड़ा मुख्य उद्देश्य है। पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इसके बाद हम जानेंगे कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए NEP 2020 में क्या कहा गया है। अभी इसके जस्ट बाद हम अगले पेज पे देखने वाले हैं। तो पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करें, ठीक, यानी कि जो अभी तक की पढ़ाई थी, अभी तक का मूल्यांकन या एग्जाम होता था, वह किस बेस पे होता था कि जिसने जितना ज़्यादा रटा वो उतना ज़्यादा नंबर पाया। समझ रहे हैं आप ना, कि अगर किसी ने पूरे किताब को रट लिया है अच्छे से साइंस के, ठीक है, जो बेसिक साइंस होता है, या जो हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट उसको अच्छे से रट लिया, तो एग्जाम में जाहिर सी बात अच्छा नंबर पाएगा, लिखेगा। लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आया है लेकिन वह लिखने में बहुत अच्छा नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, वो 30, 40, 50% पा के रह जाता है,
कि कॉन्सेप्ट तो समझता है वो, लेकिन उसको लिखने का कला नहीं पता है, बस वो लिख नहीं पाता है, व्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा ज्ञान वर्तमान प्रणाली में दिया जाएगा कि बच्चे में अभिव्यक्त करने की क्षमता बढ़े, कॉन्सेप्ट समझने की क्षमता बढ़े और जीवन में उस शिक्षा का यूज करने का उसको मतलब ऐसा ज्ञान प्राप्त करे जिसको यूज कर सके फ्यूचर में। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सभी स्तरों पर पाठचर्या और शिक्षा विधि का समग्र केंद्र बिंदु शिक्षा प्रणाली को रटने की पुरानी प्रथा से अलग वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना है। ठीक है, यानी कि वास्तविक समझ जो है, जैसे गणित हम पढ़ते हैं, हमको क्यों नहीं गणित आता है? क्योंकि हमको मैथ जो है अंकों में ही दिखता है, उसका रियल यूज नहीं दिखता है कि मैथ पढ़ेंगे तो फ्यूचर। बहुत सारे बच्चे तो ये भी कहते हैं कि वो साइन थीटा वगैरह पढ़ा था, उसका क्या यूज आ रहा है, या एक पढ़ा उसका क्या यूज है। तो वही यूज आपको समझाने के लिए एनईपी 2020 बहुत सारे बदलाव किए हैं एनईपी 2020 ने। ठीक है, कि आप समझ सकें कि एक मजदूर इतने दिन में इतना काम कर रहा है तो 10 मजदूर कितना करेंगे या 6 मजदूर कितना करेंगे। तो ये जब प्रैक्टिकली आप सीखेंगे तब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये सारा चीज़। ठीक है, तो वही नई शिक्षा नीति में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इस पेज पे जो चीज़ें हैं बस वही है कि रटंत्र प्रणाली से मुक्ति और वास्तविक ज्ञान समझ के साथ आपको हो जाए। और हाँ, ऐसे ही जैसे आप इस पीडीएफ में आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे सभी सब्जेक्ट के सुपर टैट के पूरे 14 सब्जेक्ट के आप पीडीएफ नोट्स अगर चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप पर मैसेज करके। साथ ही एग्जाम होने तक करंट अफेयर्स और भी चीज़ें इस ग्रुप में आपको मिलती रहेंगी, व्हाट्सअप पर आप जुड़े रहेंगे। ठीक है, सिर्फ एक बार फीस आपको पे करनी है 499। सी टेट के लिए 250 फीस है, कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। और सी टेट की पीडीएफ जो आपको मिलेंगे उसके अलावा आपको एक तिनका अलग से नहीं पढ़ना होगा, अच्छे अंकों से आप खुद क्वालिफाई हो जाएंगे। चलिए अब शिक्षक भर्ती के बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं जो उसके पहले वाले पेज पे थी। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले जो बाकी की चीज़ें हैं उससे पहले जो भी पाठ्यक्रम लागू कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके लिए योग्य शिक्षक की ज़रूरत होगी। और वर्तमान समय में जब कक्षा तीसरी से लेकर ही बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर भी वैकेंसीज आएंगी, चाहे जो भी सिस्टम हो। और अगर 5 कक्षाएं हैं, अभी 2 शिक्षक हैं, 3 शिक्षक हैं, अब मेरे विद्यालय में 3 शिक्षक हैं। ठीक है, और जो एक हैं वो इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं, उनको कागजी काम करना पड़ता है। लगभग डेली उनको 3-4 घंटा कागज़ वाला ही काम करना होता है, बहुत सारे कागज़ बनाने होते हैं। तो वो कक्षा में बहुत ही कम जा पाते हैं। जाहिर सी बात है, कागज़ बनाएं विभाग का या फिर क्लास में जाएं। उसके बाद 2 टीचर बचे, तो 2 टीचर सिर्फ 2 ही कमरे में तो बैठ सकते हैं एक साथ, और 1 से लेकर 5 तक अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं, उनको 2 ही टीचर पढ़ा रहे हैं, तो कैसे गुणवत्ता आएगी। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए एनईपी 2020 में इन सभी कमियों को एनईपी 2020 बनाने से पहले, लागू करने से पहले सभी कमियां उनको पता है। कैसे पता है? क्योंकि पूरे देश से सुझाव मांगे गए थे। पूरे देश, हर जिले से, हर प्रदेश से, लगभग बहुत सारे जो ब्लॉक होते हैं वहाँ से ये सारी चीज़ें इकट्ठा की गई हैं कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधार की ज़रूरत है, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तन के अकॉर्डिंग क्या क्या नई चीज़ें शामिल करनी है। तो इसमें एक चीज़ और निकल के सामने आया है कि शिक्षकों का अभाव है। ऐसे लिखित में तो कहीं नहीं है, सरकार अपनी कमियां लिख के तो थोड़ी बताएगी, लेकिन आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में शिक्षकों की कमियां हैं। ठीक है, ये चीज़ें एनईपी 2020 है उसकी टीम को पता है। कस्तूरी रंगन इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी, आप सभी को पता है। के कस्तूरी रंगन जो है इन्होंने अध्यक्षता की है। ठीक है, एनईपी 2020 की इनके द्वारा बनाए गए जो कह सकते हैं समिति थी या टीम थी, उसके द्वारा एनईपी 2020 तैयार किया गया है। ठीक, तो वो उनको ये सारे डिटेल पता थे कि शिक्षकों की कमियां क्या है। तो यहाँ पर इसीलिए सबसे पहले दिया गया है कि सर्वप्रथम शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा। ठीक है, ये शुरुआत के ही पेज में एनईपी 2020 350-400 के पेज के समथिंग होगा, लेकिन शुरुआती पेज पर ही ये शिक्षक भर्ती के बारे में है। विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जहां शिक्षक बच्चों का अनुपात दर ज़्यादा हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जहां बच्चे ज़्यादा हैं शिक्षक कम हैं, या जहां साक्षरता की दर निम्न हो, वहां स्थानीय शिक्षक या स्थानीय भाषा में परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसके हिसाब से ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कोई यूपी का है तो उसको यूपी में ही
स्टेट गवर्नमेंट में टीचर बनने का मौका मिलेगा। अभी भी बहुत सारे स्टेट में है कि आप दूसरे स्टेट के हैं तो आप वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इसको लगता है कि पूरी तरह से लागू किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ के स्थानीय शिक्षक उसी प्रदेश के निवासी होंगे, जाहिर सी बात है, तभी वो पढ़ा पाएंगे उस स्थानीय भाषा में। मातृभाषा पर फोकस किया गया है, तो मातृभाषा उन शिक्षकों को भी तो आनी चाहिए, तभी तो पढ़ा पाएंगे। तो भर्ती आएगी। आप सभी लोग, मुझे पता है कि ये पढ़ने में, एनईपी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होगा, ज़्यादा इंटरेस्ट ये जानने में होगा शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। तो आपको मैं एक लाइन में बता दूं, आप ये मेरा लिखा हुआ तो है नहीं, ये डायरेक्ट एनईपी के पेज हैं, एनईपी जो है इंटरनेट पे, वहाँ का पेज मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए शामिल किया है। तो अब आपको पता चल चुका है कि शिक्षक भर्ती आएगी नई शिक्षा नीति में भी, ठीक है। और आप ही लोग उसमें टीचर भी बनेंगे, लेकिन आप ही लोगों में से कौन बनेगा? जो कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेगा। अभी आपके पास समय है, आप कम से कम जीएस को पूरा तैयार कर लीजिए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहा करिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा ध्यान जीएस पे होना चाहिए। जीएस समझ लीजिए कम से कम 30-40 नंबर का आएगा। 10 नंबर का तो साइंस आ जाता है, वो भी जीएस का हिस्सा है। 10 नंबर का ईवीएस एसएसटी आता है, वो भी जीएस का हिस्सा है। उसके बाद 30 नंबर का करंट अफेयर्स जीके आता ही है, तो टोटल 50 नंबर लगभग जीएस से आपके तैयार हो जाएंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट आपका वीक हो उसमें भी आप ध्यान देते रहिए। अगर आपको शिक्षक बनना है तो बाकी आपकी मर्जी, आपका जीवन, ठीक है। तो स्थानीय शिक्षक से परिचित शिक्षकों को, स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात पीटीआर 30 संबंधे 1 से कम, अनुपाते 1 से कम हो, और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात 25:1 से कम हो, ठीक है। यानी कि 25 बच्चों से भी कम हो, 25 से ज़्यादा ना हो, और 30 बच्चों से कम ही हो एक शिक्षक पे, ज़्यादा ना हो। तो समझ रहे हैं ना, अभी वर्तमान समय तो 35-40 का अनुपात चल रहा है अगर देखा जाए, या 50 अगर सही से निकाला जाए अनुपात, तो 50-60 बच्चों पे एक शिक्षक है, या 40 बच्चों पे एक शिक्षक है अभी वर्तमान समय में, मैक्सिमम स्कूल में। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से शिक्षकों के ज़्यादा से ज़्यादा पद भी रिक्त होंगे और भर्ती भी आएगी। कक्षा स्तर के नीचे के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सिखाने के उद्देश्य से शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास सीपीडी के साथ सम्मिलित, उत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है। शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो भी नए शिक्षक आएंगे या पुराने शिक्षक हैं। तो इस पेज में तो आपको बहुत मज़ा आया होगा, खुशी मिली होगी। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, छोटी सी चीज़ कम से कम आप करिए। मैं सभी वीडियो में नहीं बोलता, इसमें बोल रहा हूँ कि वीडियो को शेयर भी करिएगा, वीडियो को लाइक कम से कम कर दीजिए, और कमेंट भी करिए। आप बताइए चीज़ों को क्या समझ में आया, क्या डाउट है, बहुत सारी चीज़ें। अभी एनईपी 2020 में और भी चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, नेपाल बॉर्डर पे मेरी पोस्टिंग है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो अपलोड करने में दिक्कत होगी। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी बहुत सारी चीज़ें और इसमें बची हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें। देखिए ये सारी चीज़ें वन लाइनर के रूप में भी मैंने शामिल किया हुआ है, ये सब भी आपको पढ़ने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।